मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राज के बांगड़ महाविद्यालय जीतवाना में कार्यरत हूँ। आज हम गुड निरपेक्षता के आगे का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने संस्था का अध्ययन किया था और उसके अलावा हमने संस्था के अलावा जो सदस्यों की शर्तें हैं उसका अध्ययन किया था। अब हम इसके शिखर सम्मेलनों का अध्ययन करेंगे। शिखर सम्मेलन के बारे में ये कहा जाता है गुट निरपेक्षता बढ़ती हुई लोकप्रियता का प्रमाण हमें गुट निरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों से मिलता है। गुट निरपेक्ष देश प्रति 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इससे 4 प्रमुख लाभ हैं। गुट निरपेक्षता की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गुट निरपेक्ष देशों के दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं। गुट निरपेक्ष देशों में पारस्परिक राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि होती है एवं विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर गुट निरपेक्ष देशों की आवाज़ को बल मिलता है। यानी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने अपने शिखर सम्मेलन द्वारा विश्व राजनीति की विभिन्न समस्याओं का गंभीर रूप से विचार विमर्श किया है तथा उनके समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गहरे ढंग से प्रभावित किया। अब तक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के 12 शिखर सम्मेलन हुए। पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ। 17 हो गए, अब तक 17 सम्मेलन हुए। पहला जो है 1961 में यूगोस्लाविया में हुआ और लास्ट जो हम ये कह सकते हैं कि अभी 8 यानी कि मार्गरीटा द्वीप वेनेजुएला में 2016 में हुआ। इसका हम अध्ययन करते हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसके विकास में इस आंदोलन की नींव 1947 और 1949 के 2 एशियाई देशों के सम्मेलन और 1955 के बांडुंग सम्मेलन रखे गए थे। भारत के शांतिपूर्ण अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान पर बल प्रयोग पर रोक और अंतर्राष्ट्रीय आणविक शस्त्रों पर नियंत्रण तथा संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने का समर्थन किया गया। 1954 में नेहरू और चाउ एन लाई ने पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो इस आंदोलन का आधार बने। 1961 में बेलग्रेड में सबसे पहला सम्मेलन हुआ और बेलग्रेड में सम्मेलन में विशेष रूप से जो 1961 सितंबर 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 25 एशियाई और अफ्रीकी देश तथा 3 लैटिन अमेरिकी देशों ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में 27 सूत्री घोषणा अपनाई गई। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की आलोचना की गई, प्रजातिवाद की निंदा की गई तथा सभी उपनिवेशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। विकासशील देशों के लिए न्याय और पर आश्रित व्यापार व्यवस्था और इन देशों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को प्रमुखता देने की मांग की गई। पूर्ण निशस्त्रीकरण की मांग भी उठाई गई। यानी कि इनमें बेलग्रेड सम्मेलन में 28 देशों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें 25 देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजकर 3 देशों ने अपने पर्यवेक्षक भेजकर इस सम्मेलन में भाग लिया। 1 से 6 सितंबर 1961 तक चलने वाले सम्मेलन में मुख्य रूप से अग्र विषय पर वार्ता हुई। जैसे कि पहले बता दिया मैंने, बर्लिन की समस्या, संयुक्त राष्ट्र में साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न, कांगो की समस्या। इसके अलावा प्रत्येक देश के इच्छानुसार अपने शासन का स्वरूप निर्धारण करना, संचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना। सम्मेलन द्वारा प्रत्येक प्रकार के साम्राज्यवाद को विश्व शांति के लिए हानिकारक घोषित किया गया। ये यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव के सभी देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाना चाहिए। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों के संबंध में हस्तक्षेप नीति का समर्थन नहीं करना चाहिए। सम्मेलन द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए अविकसित देशों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाकर उनकी सामाजिक व्यवस्था को उन्नत बनाया जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति की घोषणा की गई। यानी कि इस प्रकार से इतना कार्य किया गया। उसके बाद में काहिरा में दूसरा सम्मेलन हुआ 1964 में। 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर 1964 के मध्य काहिरा में जो मिस्र का है, मिस्र में उसमें सम्मेलन हुआ जिसमें 47 सदस्य के प्रतिनिधि और 10 पर्यवेक्षक ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गुट निरपेक्षता के क्षेत्र को विस्तृत करना, इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करना था। पहली बार गुट निरपेक्ष मंच से आर्थिक सहयोग की बात कही गई। सम्मेलन द्वारा विश्व की विभिन्न समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए। राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल करने में शांतिपूर्ण वार्ता का मार्ग ये अपनाना चाहिए। सम्मेलन के द्वारा पूर्ण निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। मांग की गई कि परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जाए। दक्षिण रोडेशिया की अल्पमत गौरी सरकार को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। सम्मेलन ने दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंगभेद नीति की घोर निंदा की। विश्व के सभी राष्ट्रों को इस बात का लिए आह्वान किया गया कि वे दक्षिण अफ्रीका से कूटनीतिक संबंध विच्छेद कर ले। सभी प्रकार के उपनिवेशवाद का अंत किया जाए। कंबोडिया तथा वियतनाम में विदेशी हस्तक्षेप का अंत हो। फिलिस्तीन में अरबों के अधिकार को उचित मान्यता मिले
और इसके अलावा चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता बनाया जाए। यानी कि इसमें क्यूबा संकट 1962 के चीन का आक्रमण हो चुका था। पहले भारत पर 1962 में चीन का आक्रमण हो चुका था। विश्व 1962 में क्यूबा संकट से भी गुजर रहा था। इस सम्मेलन शांति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए योजना नामक घोषणा की गई। शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए योजना नामक घोषणा की गई। कायरा में उपनिवेश साम्राज्यवाद और नव उपनिवेश की समाप्ति की मांग की गई तथा स्वतंत्र समानता न्याय की अवधारणा का समर्थन किया गया। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात कही गई। शस्त्रीकरण पर नियंत्रण स्थापित करने का सवाल उठाए गए। तीसरा जो सम्मेलन है लुसुका में, लुसुका सम्मेलन जो था 1970 में, यानी लुसुका जाम्बिया में, जो अफ्रीकी देश का जाम्बिया की राजधानी लुसुका में सितंबर 1970 में सम्मेलन हुआ तीसरा, जिसमें 63 राज्यों ने भाग लिया और उसमें 54 पूर्ण सदस्य थे, 9 पर्यवेक्षक देश थे। लुसुका सम्मेलन में पश्चिमी एशिया के बारे में एक निश्चित मत प्रकट किया गया। पश्चिमी एशिया के बारे में रखे प्रस्ताव में केवल अरबों के पक्ष का समर्थन ही नहीं अपितु हमलावर और इजराइल का आवश्यकता पड़ने पर बायकाट करने और नाकाबंदी तक करने की बात कही गई। वियतनाम से अमेरिकी फौजों तथा अन्य सभी देशों की फौजें हटाने की मांग की गई। कंबोडिया के बारे में सम्मेलन में भारी बहुमत राजकुमार सिंघनुक के पक्ष में था। स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनरल लॉन नॉल की सरकार ने राजकुमार सिंघनुक को अपदस्थ करके विदेशी हस्तक्षेप के लिए मार्ग खोल दिया है। उपनिवेशवाद के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका की चर्चा हुई। सम्मेलन ने सदस्य देशों से अनुरोध किया कि दक्षिण अफ्रीका की हवाई कंपनी के विमानों को वह अपने ऊपर से होकर जाने की अनुमति न दे। यह अफ्रीका में स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाली जनता का एक प्रकार का नैतिक समर्थन था। 1970 के दशक में के लिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए भी एक योजना स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन में यह सुझाव आया कि गुटनिरपेक्ष देशों का एक स्थायी संगठन बनाया जाए जिसका सचिवालय हो, लेकिन इस सुझाव को नामंजूर कर दिया गया क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश गुटबंदी के खिलाफ चल रहे थे। इस प्रकार संगठित होने का अर्थ यह होता कि तृतीय विश्व गुट का गठन होना। यानी तीसरे में ये 9 पर्यवेक्षक और 54 देशों ने भाग लिया था। 6 मुख्य प्रस्ताव स्वीकार किए गए, जिसका शीर्षक था गुटनिरपेक्षता और आर्थिक विकास। इस घोषणा के द्वारा गुटनिरपेक्षता की उपयोगिता को दर्शाते हुए ये मांग की गई कि सभी देश अपने समस्त संघर्षपूर्ण शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का प्रयास करें। उपनिवेशवाद परजातिवाद को समाप्त करने की मांग करते हुए सम्मेलन में पूर्वकाल दक्षिण अफ्रीका से आर्थिक और राजनयिक संबंध तोड़ने का निश्चय किया गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के विरुद्ध उपनिवेशवाद और परजातिवाद समाप्त नहीं कर रहे थे। सम्मेलन ने इजराइल से भी अधिकृत क्षेत्र खाली करने की मांग की। इसके बाद चौथा सम्मेलन अल्जीरियस में हुआ। अल्जीरिया यानी कि गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स में 9 से 10 सितंबर 1973 में हुआ। इस सम्मेलन में 75 देशों के पूर्ण सदस्यों 8 ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया था। इसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया। सम्मेलन में महाशक्तियों के मध्य तनाव शिथिलता का स्वागत किया गया। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातीय विद्वेष के उन्मूलन पर जोर दिया गया। आर्थिक दृष्टि से यह निश्चय किया गया कि गुटनिरपेक्ष देशों को अपने आर्थिक साधनों का पूर्ण उपभोग करने का अधिकार। यह भी निश्चय किया गया कि निर्गुट देशों के मध्य आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग होना चाहिए। सम्मेलन ने यह अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि विश्व की राजनीतिक आर्थिक नीतियों के गठन में विकासशील देशों की आवाज़ सुनी जाने के लिए निर्गुट राष्ट्र सम्मिलित रूप से विकसित देशों पर दबाव डालेंगे। इस बात पर जोर दिया गया कि निर्गुट राष्ट्रों को अपनी असंलग्नता की परिभाषा बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में करनी चाहिए। 5वां जो शिखर सम्मेलन हुआ कोलंबो में 1976 में, जो श्रीलंका में 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 1976 तक कोलंबो में गुटनिरपेक्ष देशों का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 88 देशों ने पूर्ण सदस्य के रूप में, 16 ने पर्यवेक्षक गैर राज्य और 7 ने अतिथि सदस्य के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया गया। जो आर्थिक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें निम्नलिखित बातें आएगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या को इस तरह से पुनर्गठित किया जाए कि विकासशील देशों को बेहतर शर्तों पर व्यापार का मौका मिले, उनको अपने निर्यात का उचित मूल्य प्राप्त हो, श्रम के नए अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के आधार पर उत्पादन को नए सिरे से पुनर्गठित किया जाए, विश्व मुद्रा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, मुद्रा संबंधी सुधारों में विकासशील देशों की राय को आदर मिले जो विकसित देशों को मिलता है, विकासशील देशों को यथेष्ट मात्रा में नियमित रूप से आर्थिक साधन हस्तांतरित किया जाए, उनकी स्वाधीनता का सम्मान किया जाए, विकासशील देशों में अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए अनुकूल शर्तों पर प्रबल साधन और समुचित तकनीक प्रदान की जाए। कोलंबो सम्मेलन के राजनीतिक घोषणा में निम्नलिखित बातें कही गई थी। पर समता के आधार पर नई राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए, प्रभाव क्षेत्र जैसे सिद्धांतों को शांति विरोधी बताया गया। सम्मेलन ने पश्चिमी एशिया, साइप्रस, फिलिस्तीन
समस्या, दोनों कोरियाओं का एकीकरण आदि की समस्याओं का विश्लेषण किया तथा मुक्त आंदोलनों को समर्थन दिया। सम्मेलन में हिंद महासागर में विदेशी अड्डों के प्रश्न को भी उठाया गया। इसे तनाव मुक्त क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। डियोगो गार्सिया से नौसैनिक अड्डे हटाने की जोरदार मांग की गई। कोलंबो में भारत ने प्रमुख भूमिका निर्वाह किया और सम्मेलन में मुख्य स्वर भारत का ही रहा। यानी कि चौथे सम्मेलन जो था क्षेत्र में हुआ, पांचवा सम्मेलन जो चिंत्र में हुआ, उसमें यानी नियो स्थापित करने की मांग की गई। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम ये कह सकते हैं नियो, और सुरक्षा परिषद का निषेधाधिकार समाप्त करने की मांग उठाई गई। लैटिन अमेरिका की समस्याओं को, मुख्य रूप से अफ्रीका की समस्याओं को उठाया गया। आत्मनिर्भरता का भी उठाया गया। इसके बाद छठा शिखर सम्मेलन जो हुआ 3 सितंबर 1979 को क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और अमेरिकी विरोधी भाषण के साथ शुरू हुआ। 94 देशों ने सम्मेलन में अपने राष्ट्राध्यक्षों और विदेश मंत्रियों के माध्यम से भाग लिया। भारत के प्रतिनिधि विदेश मंत्री श्याम नंदन मिश्र ने किया। यह पहली बार था जबकि सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान रिक्त रहा। डॉक्टर फिदेल कास्त्रो का भाषण बड़ा ही विचित्र और अंतर्विरोधों से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि यद्यपि उनका देश मार्क्सवादी सिद्धांतों में विश्वास करता है, पर कभी भी अपने विचार और नीतियां गुटनिरपेक्ष देशों पर थोपने का प्रयत्न नहीं करेगा। गुटनिरपेक्ष देशों को चेतावनी देते हुए उन्होंने फूट डालने वाली नीति शक्तियों से सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन से हट जाने का निर्णय का स्वागत किया। प्रसन्नता व्यक्त की कि आखिर पाकिस्तान गुटनिरपेक्ष देशों की बिरादरी में आ गया। चीन को अमेरिकी साम्राज्यवाद का नया मित्र बताते हुए कास्ट्रो ने उनकी निंदा की और सोवियत संघ की गुटनिरपेक्ष निर्गुट राष्ट्रों को स्वाभाविक मित्र बताया। हवाना सम्मेलन की घोषणा पत्र में कहा गया कि गुटनिरपेक्षता का साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, नस्लवाद, विदेशी प्रभुत्व, विदेशी कब्जे, हस्तक्षेप और चौधराहट के विरुद्ध संघर्ष से स्वाभाविक संबंध है। गुटनिरपेक्ष देश राष्ट्रों से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति एकता के लिए एकजुट रहने को कहा गया। सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से अपील की गई कि वे दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत छापामार युद्धों को समर्थन करें। तेल निर्यातक देशों से अपील की गई कि वे दक्षिण अफ्रीका के तेल का सप्लाई कतई ना करें। मिस्र के मसले पर कई घंटे तक गर्म बहस चली। अधिकांश अरब देशों का कहना था कि मिस्र को निलंबित कर दिया जाए। अंत में मिस्र और इजरायल के बीच हुए कैंप डेविड समझौते की निंदा की गई। इस सम्मेलन में ऊर्जा, विशेषकर तेल निर्यात करने वाले विकासशील देशों की ऊर्जा संबंधी समस्याओं पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार हुआ। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। यानी कि इस सम्मेलन में भी 79 में जो था हवाना का सम्मेलन, इसमें भी विरोध स्वर उठे। जेरे और सिंगापुर जैसे देशों के भी घनिष्ठ जो पश्चिमी देशों के घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का समर्थन पर आधार पर किया गया। इन देशों की आर्थिक तकनीकी सहायता से सदस्य देश अपना आर्थिक विकास से अधिक तीव्र गति से कर सके। 7वां जो सम्मेलन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ था। 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक था। यानी 7वां शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें शासन उद्योग और मार्च में 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी की इस अपील के साथ हुआ कि विश्व की महाशक्ति आणविक हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना बंद करे और केवल अपने स्वार्थ की चिंता को छोड़कर संपूर्ण मानवता के भलाई की बात सोचे। तीसरी दुनिया के इस सबसे विशाल सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि अनेक द्विपक्षीय मसलों पर पारस्परिक मतभेद होते हुए चुने हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आम राय कायम हो गई। सम्मेलन में 101 सदस्य देशों में से 93 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। इस अवसर पर 68 राष्ट्राध्यक्ष या राजा और 26 प्रधानमंत्री या तथा उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री उपस्थित थे। सम्मेलन में क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के अध्यक्ष यासर अराफात और यूगोस्लाविया राष्ट्रपति पीटर स्टामलोची के उद्बोधन भाषण के साथ बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष का भाषण उल्लेखनीय रहा हो तो वे पाक राष्ट्रपति जनरल जिया। उनके भाषण में श्रीमती इंदिरा गांधी को मुबारकबाद दी थी कि एक 5 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम भी पेश किया गया था, जिससे कि उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में सोवियत फौजों के दखल पर गहरी चिंता और अफसोस जाहिर करते हुए भागकर पाकिस्तान गए हुए 30 लाख से भी अधिक अफगान शरणार्थियों को रोया गया था। जम्मू कश्मीर के द्विपक्षीय मामले का भी जिक्र करके उन्होंने बहुतों का मन खट्टा कर दिया। शिखर सम्मेलन समाप्त होने के पहले जो महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वीकार की गई उन्हें राजनीतिक और आर्थिक घोषणाओं का नई दिल्ली संदेश की संज्ञा दी गई। ईरान इराक संघर्ष पर दोनों देशों में कोई समझौता न हो पाने के कारण इस संबंध में कोई विधिवत प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं किया जा सका, किंतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ओर से उसकी अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी दोनों देशों से युद्ध
को तुरंत समाप्त करने और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने की अपील की। सम्मेलन के अंतिम दिन जारी किए गए नई दिल्ली के संदेश में महाशक्तियों से हथियारों की होड़ बंद करने और परमाणु युद्ध न होने देने के लिए प्रयास करने की अपील की गई। 8वां शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें हरारे में 1 से 7 सितंबर 1986 को हरारे के जिम्बाब्वे में, यानी जिम्बाब्वे के शहर हरारे में हुआ। सम्मेलन पहले ही दिन जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री रॉबर्ट मुगाबे को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष चुन लिया गया। हरारे घोषणा में ये किया गया, हरारे घोषणा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अग्रिम पंक्ति के देशों को प्रिटोरिया शासन के विरुद्ध सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में अफ्रीका कोष की स्थापना की। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र से भी अपील की कि वह दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध तुरंत आवश्यक कार्रवाई करे। नामीबिया की स्वतंत्रता हेतु संयुक्त राष्ट्र को विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की गई। यही नहीं, एक समिति इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि वह संयुक्त राष्ट्र में नामीबिया का प्रश्न उठाए तथा विदेश मंत्रियों की एक समिति इस उद्देश्य की बनाई गई कि वह अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जापान आदि देशों में जाकर उनकी सरकार को दक्षिण अफ्रीका का पर प्रतिबंध लगाने में सहायता करे। यानी कि हरारे जो सम्मेलन हुआ 1 से 7 सितंबर 1986 को, उसमें ये मुद्दे उठाए गए। इसके बाद में 9वां शिखर सम्मेलन जो बेलग्रेड में हुआ, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 4 से 7 सितंबर के बीच में हुआ था और उसमें 102 सदस्य हो गए। यानी कि इसमें 110 सदस्यों ने भाग लिया। आर्थिक सुधारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन बुलाने का समर्थन किया। पूर्ण निशस्त्रीकरण तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई। दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाने की मांग पुनः दोहराई गई। नामीबिया में स्वतंत्रता निष्पक्ष निर्वाचन करवाने की मांग उठाई गई तथा अफगानिस्तान का संकट सुलझाने की मांग की गई। पश्चिम एशिया के संकट का समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन की भी मांग उठाई गई। यानी कि इस सम्मेलन में भी बेलग्रेड घोषणा में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सभी के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि की। घोषणा में कहा गया कि उपनिवेशवाद का खात्मा संपूर्ण मानव जाति के लिए नैतिक दायित्व है। तीसरे विश्व के देशों पर विदेशी कर्ज के भारी बोझ का समस्या और संरक्षणवाद बाधाओं को हटाया जाए। शिखर सम्मेलन ने धरती रक्षा कोष बनाने के लिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि वह पर्यावरण संबंधी सहयोग के लिए अलग से वित्तीय संसाधन निर्धारित करे। विकासशील देशों का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तकनीकी मुहैया कराए। शिखर सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण समस्या से संबंधित अपनी निर्धारित नीतियों में परमाणु कचरे को ठिकाने लगाने का सवाल भी शामिल किया। मादक द्रव्यों के सेवन और उसकी तस्करी रोकने के लिए पारित एक अन्य प्रस्ताव में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने कहा कि इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा तुरंत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। गुटनिरपेक्ष देशों ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के बारे में पारित एक प्रस्ताव में कहा कि परमाणु हथियारों के अप्रसार को मुद्दा बनाकर उन देशों पर परमाणु शक्ति हासिल करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि ये उनका अधिकार है। विकासशील देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने तथा इसके लिए उनके बीच समन्वय के लिए 12 देशों का एक दल का गठन किया गया। 10वां शिखर सम्मेलन जो जकार्ता में हुआ, जकार्ता में 1 से 6 सितंबर 1992 तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 108 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, राष्ट्राध्यक्षों शासन अध्यक्षों ने भाग लिया और 6 सितंबर को अंतिम घोषणा के साथ ये सफलतापूर्वक बंद हुआ, सम्मेलन खत्म हुआ। यूगोस्लाविया का प्रश्न इससे सदस्यों के मतभेद थे और बोस्निया हर्जेगोविना के प्रश्न पर भी आम सहमति भी थी। यानी सम्मेलन ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अधिक प्रजातांत्रिक आधार पर पुनर्संरचना करने हेतु सुझाव देने के लिए एक कार्यदल का गठन किया। सम्मेलन में दक्षिणी संवाद को अधिक सशक्त बनाने का और उत्तर के देशों की निर्भरता को कम करने की बात भी उठाई गई। यानी कि इस सम्मेलन में जो जकार्ता सम्मेलन था 92 का, उसमें ये मुद्दे उठाए गए, जिसमें जकार्ता सम्मेलन में विशेष रूप से मात्र 6 महीने पहले लारनाका यानी साइप्रस में गुटनिरपेक्ष विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें मिस्र के विदेश मंत्री अमरे मूसा और कुछ अन्य प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव किया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। दूसरी ओर इसकी सदस्यता में बढ़ोतरी के कुछ संकेत मिले। म्यांमार ने सदस्यता के लिए आवेदन किया, उसे 12 वर्ष तक बाहर रहने के बाद आंदोलन फिर से शामिल किया गया और चीन ने, जो विकासशील देशों में एक है, जकार्ता सम्मेलन में पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिया। गुटनिरपेक्ष देशों का 11वां जो सम्मेलन था 1995 में, वो कार्टागेना में हुआ, कोलंबिया में 1995 में, और
अक्टूबर में ये सम्मेलन हुआ, जिसमें 113 देश ने भाग लिया। सदस्यों में से 108 देशों ने सम्मेलन में भाग लिया और जिसमें 45 राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष आए। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र का सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, विकास, मानवाधिकार, सामाजिक मुद्दे, दक्षिण सहयोग के प्रश्न पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद 4 प्रश्नों का कोलंबिया आह्वान जारी किया गया, जिसमें सदस्य देशों ने मांग की कि कम आय वाले विकासशील देशों पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसे समाप्त किया जाए। इसके साथ ही गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने भी यह आह्वान किया कि विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार किया जाए, क्योंकि इन वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों के मतदान के व्यापक अधिकार नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों ने दक्षिण सहयोग बढ़ाने और महत्वपूर्ण निशस्त्रीकरण का लक्ष्य पाने का प्रयास शुरू करने का आह्वान किया। कोलंबो आह्वान में शिखर सम्मेलन कोलंबो आह्वान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को द्विपक्षीय विवादों में नहीं घसीटने की भारत की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। निर्गुट आंदोलन के नए अध्यक्ष कोलंबिया के राष्ट्रपति इर्नेस्टो सेम्पर पिज़ोनो को जो G7 देशों के साथ बातचीत शुरू कर विकसित और विकासशील देशों के बीच वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया। इसके बाद में जो डरबन सम्मेलन हुआ 1998 में, और 1998 में जो डरबन सम्मेलन हुआ उसमें 2 से 3 सितंबर 1998 को दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ, यानी डरबन में। और ये तीसरी दुनिया का नेतृत्व अफ्रीका के महाद्वीपों के हाथ में होगा सम्मेलन। और ऐसा भी लगा कि आंदोलन की कमान दक्षिण अफ्रीका संभालना चाहता है। उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति को कड़वाहट लंबे समय तक झेल चुके दक्षिण अफ्रीका की मुख्यतः देखकर सम्मेलन में शामिल सभी देशों हैरान थे। दक्षिण अफ्रीका ने राजनीतिक से ज़्यादा आर्थिक मुद्दों पर जोर देने की कोशिश की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नए अध्यक्ष नेल्सन मंडेला ने कश्मीर समस्या पर टिप्पणी कर द्विपक्षीय मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश की। शिखर सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि परमाणु हथियारों का पूरी तरह उन्मूलन करके अणु मुक्त विश्व की रचना की जानी चाहिए। यानी डरबन में ये मांग की गई कि पोखरण जो सेकंड परीक्षण सफलतापूर्वक स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आणविक अस्त्र संपन्न देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया भारत ने, और इस कारण इन परीक्षणों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध भी हुआ। इन परीक्षणों को दक्षिण एशिया में अणु अस्त्रों के प्रसार के कारण भी कहा गया। आंदोलन मंडेला ने कहा कि हम सभी इस बात के लिए चिंतित हैं कि जम्मू कश्मीर का प्रश्न शांतिपूर्ण वार्ताओं द्वारा ही हल किया जाना चाहिए। हम सभी को अपनी समझ शक्ति इस मामले को सुलझाने में लगा देनी चाहिए। इस घोषणा से सभी भारतीय प्रतिनिधियों को धक्का लगा और वह सब आश्चर्यचकित रह गए, विशेषतः इसलिए कि सामान्यतः गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में द्विपक्षीय प्रश्न उठाए जाने की परंपरा नहीं है तथा पहली बार इस आंदोलन के किसी अध्यक्ष ने इस तरह की घोषणा की थी। यही नहीं, श्री मंडेला ने जम्मू कश्मीर के प्रश्न को नाइजीरिया, कांगो, अंगोला, सूडान, लीबिया, पश्चिमी सहारा, मध्य पूर्व, क्यूबा, कोरिया और साइप्रस से संबंधित भी कर दिया, जिसका तात्पर्य होता जम्मू कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कथन में जवाब में अपने भाषण में कहा, शिमला समझौते जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार किया है के अंतर्गत इन सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हमारे ही मध्य भारत और पाकिस्तान सुलझाने की व्यवस्था की गई है। हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी संभव नहीं, चाहे वह कितनी भी शुभ इच्छा से की जाए। जम्मू कश्मीर का राज्य भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। असली समस्या सीमा पार के आतंकवाद की है। वाजपेयी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जम्मू कश्मीर तथा प्रश्न उठाया जाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। इसके पश्चात दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति को भारत का प्रधानमंत्री के पास इस सारी घटना के लिए क्षमा मांगने के लिए भेजा गया, जिसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य तनाव समाप्त हो गया। यानी कि ये अपनी आर्थिक घोषणा में सम्मेलन में इस बात की आवश्यकता बताई कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नीतियों को इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि विकासशील देश वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भाग ले सके, अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता कर सके, इससे ग्लोबलाइजेशन का लाभ प्राप्त हो सके। 2003 में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में, जो 13वां शिखर सम्मेलन हुआ, उस 13वें शिखर सम्मेलन में 116 सदस्य जो थे कुआलालंपुर में 24 से 25 फरवरी 2003 को कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ। 24 फरवरी को तिमोर लेस्टे, पूरी तिमोर तथा सेंट विसेंट तथा ग्रेनाडा द्वीप समूह को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में विधिवत शामिल कर लिया गया, जिससे अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य संख्या बढ़कर 114 से बढ़कर 116 हो गए। इस अवसर पर मंजूर कुआलालंपुर घोषणा पत्र में बहुधुरीय विश्व को बढ़ावा देने तथा बातचीत व राजनयिक तरीकों से दुनिया में शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया।
घोषणा पत्र के आंदोलन में फिर से प्राण फूंकने का कार्यक्रम भी घोषित किया गया। आंदोलन ने इराक संकट को संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से तत्काल हल किए जाने के पर जोर दिया। इराक पर खाड़ी युद्ध के समय से लागू प्रतिबंध हटाने की मांग की गई। घोषणा पत्र में सदस्य देशों से आतंकवादी गुटों व संगठनों के आर्थिक व कार्यकारी तंत्र को ध्वस्त करने की अपील की गई। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से संकेत करते हुए सदस्य देशों में से किसी भी दूसरे देशों में चल रहे आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन और सहयोग नहीं देने के लिए कहा गया। इसी प्रकार से हवाना, शर्म अल शेख, तेहरान और मार्गरीटा द्वीप में आर्थिक के साथ में परमाणु, पर्यावरण, आतंकवाद, इन मुद्दों को उठाया गया। और आज भी जैसे कि हम ये कह सकते हैं 14वां शिखर सम्मेलन जो हुआ वो हवाना में 15 से 16 सितंबर 2006 को, उसमें ये कहा गया कि शिखर सम्मेलन में यह अपनी बीमारी की वजह 80 वर्षीय राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो यद्यपि सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके, तथापि उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए आंदोलन का अध्यक्ष चुन लिया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले क्यूबा की राजधानी हवाना में हुआ। सम्मेलन में भाग लेने वाले शासन अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान, राष्ट्रपति थब्बो की दक्षिण अफ्रीका तथा राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजद ईरान के नाम उल्लेखनीय। शिखर सम्मेलन में 2 नए सदस्य हैती व सेंट किट्स नेविस को नाम में शामिल कर लेने से गुटनिरपेक्ष आंदोलन सदस्य संख्या 118 हो गई। क्यूबा ने अमेरिकी साम्राज्यवाद और पश्चिमी देशों की नीतियों के कुटु प्रहार किए। संयुक्त राष्ट्र में सुधार तथा नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का आह्वान किया। सम्मेलन में सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को प्रतिनिधि देने और उत्तर से दक्षिण को संसाधन हस्तांतरण की बात कही गई। गुटनिरपेक्ष देशों को चेताया भारत ने कि अगर वे आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट रूप से एकजुट नहीं दिखा सके तो मौजूदा समय में निर्गुट आंदोलन अपनी प्रासंगिकता खो देंगे। भारत ने लेबनान युद्ध को निरर्थक बताते हुए पश्चिमी एशिया संकट तथा ऊर्जा सुरक्षा और कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक बनाए रखना है तो आतंकवाद पर गोलमाल रवैया छोड़ना होगा। हमें संदेश देना होगा कि आतंकवाद रोकने के लिए हम एकजुट है। चरमपंथी और असहिष्णु ताकतों को दुनिया का ध्यान गरीबी, बीमारी और समस्याओं, विकास के मुद्दों पर हटाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी सुरक्षा परिषद के दावेदार गांधी व प्रासंगिक परमाणु निरस्त्रीकरण, अफ्रीका से जुड़े विश्व का भविष्य और मनमोहन सिंह ने अलग से इस संदर्भ में बातचीत की। इसके अलावा शर्म अल शेख भी मनमोहन सिंह के काल में और तेहरान भी मनमोहन सिंह के काल में इन्हीं मुद्दों को उठाया गया। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के काल 2016 में जो मार्गरीटा द्वीप में हुआ, उनमें भी यही मुद्दे उठाए गए। आज इतना ही, धन्यवाद।